हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया धमीजा हियर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। दो पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज, सेलर और बायर, जब अपना अपना ऑब्लिगेशन पे पूरा कर देती है तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, परफॉर्म माना जाएगा। ठीक है। तो जब तक दोनों पार्टीज अपने अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं पूरा करेंगी, फुलफिल करेंगी, अपना अपना पार्ट फुलफिल करेंगी, तब तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्योंकि जो सेलर है वो अपना ऑब्लिगेशन कैसे पूरा करेगा, जब वो गुड्स को डिलीवर कर देगा बायर को। ठीक है। ऑनरशिप के ट्रांसफर करने के साथ उसको क्या करनी पड़ेगी, गुड्स भी डिलीवर करनी पड़ेगी। तो हम स्टडी कर रहे थे, हमारी पिछली दो क्लासेस में हमने बेसिक बहुत अच्छे से किया था और रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी हमें बताया गया है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच जो रूल्स बताए गए हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। 5-7 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पीयू स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द रूल्स एज टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है। तो 15 मार्क्स में भी ये बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन आपका। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की क्लास के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया डिलीवरी ऑफ अ गुड्स एज एग्रीड अपॉन, जैसा पहले बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वैसे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में हमने पढ़ा था, पेमेंट और डिलीवरी जो है वो कॉन्करेंट होनी चाहिए। इफेक्ट जो होना चाहिए पार्ट ऑफ डिलीवरी का वो हमने डिस्कस किया था। जो बायर है वो मस्ट अप्लाई फॉर द डिलीवरी, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, तभी सेलर डिलीवर करेगा गुड्स को, अदरवाइज सेलर लाइबल नहीं होगा। ये हमने पिछले वाली क्लास में स्टडी किया था। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं हम गुड्स इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। 8th पॉइंट है ये, सेक्शन 36 सबसेक्शन 7। गुड्स इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, व्हेन द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, seller delivers the goods by informing the third party that now the third party holds the goods for the buyer and not the seller। कि जो थर्ड, अगर गुड्स थर्ड पार्टी के पास पड़ी है ना, तो जो सेलर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को कि जो थर्ड पार्टी के पास गुड्स रखी हुई हैं वो अब सेलर की नहीं है, वो अब बायर की है। तो हमने ये जब टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ा था तो उस टाइम पे पढ़ा था कि जब थर्ड पार्टी के पास गुड्स होती हैं तो वो कौन सी डिलीवरी होती है, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। ठीक है। तो ये तब तक ऑपरेट नहीं करेगी, ये डिलीवरी तब तक ऑपरेट नहीं करेगी जब तक जो थर्ड पार्टी है वो बता नहीं देता बायर को कि गुड्स जो हैं उसके पास रखी हुई हैं, उसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे जो गुड्स हैं उसने अपने पास होल्ड करके रखी हैं। तो जो थर्ड पार्टी है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, किसको, बायर को। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एज गुड्स वर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस ऑफ एक्स, एक्स के वेयर हाउस में गुड्स पड़ी है, ए की, ए ने गुड्स हैं जो वो बी को बेच दी है, और ए ने इन्फॉर्म किया है एक्स को जो गुड्स हैं वो उसने बी को सेल कर दी है, sold to B, and now X shall store the goods on the behalf of the B। क्योंकि जो पहले ऑनर था वो था A, जब गुड्स सेल हो चुकी हैं तो अब जो सेलर है, अब जो सेलर है उसका कोई रोल नहीं है, अब जो ऑनर है वो कौन बन गया, वो B बन गया है, क्योंकि जो B है वो बायर है। तो जो एक्स के पास गुड्स रखी हैं वो बी के बिहाफ पर हैं, उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया इस फैक्ट के बारे में, उसको बी को बताया ही नहीं। बाद में जो गुड्स हैं वो क्या होगी, डिस्ट्रॉयड होगी वेयर हाउस में ड्यू टू फायर। तो जो एक्स है, एक्स हेल्ड बी लाइबल फॉर द गुड्स, हेल्ड बी वॉज नॉट लाइबल एज अ गुड्स वर नेवर डिलीवर टू बी। एक्स ने जो है लाइबल माना बी को कि जो नुकसान हुआ है वो बी का हुआ है, क्योंकि बी बायर है, अभी जो गुड्स का ऑनर है वो कौन है, बी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो पर्सन है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था बायर को। बायर कौन है, बी। अगर वो बता देता तो बी लायबल होता, तो ये नुकसान बायर का होता। अब उसने कुछ एक्नॉलेज ही नहीं किया, नेवर एक्नॉलेज दिस फैक्ट, उसने कभी नहीं बताया कि उसकी गुड्स उसके पास रखी हुई हैं, तो बी इस केस में लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो गुड्स हैं वो बी को डिलीवर ही नहीं हुई है। ठीक है।
तो ये कहता है हमारा सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 में जो बताया गया रूल है, गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा बायर को कि गुड्स हैं जो उसके पास हैं बायर के बिहाफ पे। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5। All the expenses for putting the goods in a deliverable state shall be the duty of the seller। जितने भी खर्चे आते हैं गुड्स को ड्यूटीएबल स्टेट में लेके आने के लिए, सॉरी ड्यूटीएबल नहीं, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने के लिए वो ड्यूटी किसकी है? सेलर की है। डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है? ये वो कंडीशन है जब गुड्स को बायर इजीली टेक अवे कर सकता है, टेक अवे द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो रीजन इज दैट द price of the goods includes the cost of goods and all such expenses that shall be incurred up to the place of the delivery of the goods। यही रीजन है कि प्राइस के बीच में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो प्लस उसके जो डिलीवरी के चार्जेस एक्सपेंसेस वगैरह वो भी सारे क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी सेलर की है कि वो सारे के सारे एक बार खर्चा करे उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके जाने के लिए। डिलीवरेबल स्टेट क्या होती है? डिलीवरेबल स्टेट एक ऐसी कंडीशन है जब जो बायर है कैन इजीली टेक अवे द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि वो जो बायर है इजीली गुड्स की डिलीवरी को टेक अवे कर सके, लेके जा सके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल देखो, ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है पिछली वाली क्लासेस में। अब देखो एक्सशिप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेलर, एक्सशिप कॉन्ट्रैक्ट में सेलर लायबल होता है फॉर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर अरेंजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन तक के सारे जितने भी खर्चे होते हैं उसको अरेंज, डिलीवरी को पहुंचाने के लिए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए जो भी अरेंजिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कौन लायबल होता है? सेलर लायबल होता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक्सशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है एफओआर, एफओआर फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एक्सपेंसेस अप टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट रेलवे स्टेशन आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। वो जो सारे खर्चे अगर बाय रेलवे आ रही है, रेलवे के द्वारा अगर गुड्स डिलीवर हो रही है तो जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे सेलर लेगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एफओआर। FOB free on board, all the expenses up to putting the goods on the board of the ship are to be borne by the seller। शिप तक लेके जाने तक के लिए सारे के सारे खर्चे कौन उठाएगा? वो सेलर उठाएगा। CIF, CIF में क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर। तो जितना भी खर्चा होगा इंश्योरेंस वगैरह का या इसके अलावा कोई फ्रेट ड्यूटी बनती है वो सारे के सारे सेलर के होंगे। तो ये आपको बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए सो दैट कि हम अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आते रहें और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प उनको मिलती रहे। और इस कोविड के टाइम पे, इतने हार्ड टाइम में आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट ना हो, आपको कहीं बाहर जाने की, स्पेशल क्लासेस लेने की जरूरत ही ना पड़े। चलो नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी, कभी कभी क्या होता है कि सेलर जो है वो गलत डिलीवर कर देता है गुड्स। गलत डिलीवर इन द सेंस लाइक क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई, ठीक है, मिक्स्ड कर दिया क्वांटिटी को, 10 पीस किसी और के डाल दिए, 10 यूनिट्स किसी और के डाल दिए। तो सेक्शन 37 क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग क्या रूल में बताया गया है? तो ये ड्यूटी है सेलर की, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो टर्म्स में लिखा गया है, जो गुड्स पहले बताई गई थी वो ही वो डिलीवर करेगा। देयरफॉर द सेलर मस्ट डिलीवर द राइट गुड्स, राइट क्वांटिटी, राइट साइज, कलर, डिस्क्रिप्शन, जो भी है सब कुछ वैसा का वैसा प्रोवाइड करे। ये सेलर की ड्यूटी बनती है, फॉरमोस्ट ड्यूटी है इसकी। बट द एक्ट लेड डाउन द रूल्स, पर
एक्ट में, हमारे इस एक्ट में ऐसे भी रूल्स बनाए गए हैं, जब जो सेलर है वो गुड्स को एज पर एग्रीड क्वांटिटी डिलीवर नहीं करता, तो क्या रूल है उसके लिए। एज पर एग्रीड क्वांटिटी अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो क्या रूल्स हैं उसके रिलेटेड। देखो, डिलीवरी ऑफ अ लेस क्वांटिटी, पहली बात तो उसने लेस क्वांटिटी डिलीवर कर दी, ठीक है। तो वैसे तो सेलर की ड्यूटी है कि वो करेक्ट क्वांटिटी डिलीवर करे गुड्स की, जितनी मांगी है बायर ने उतनी ही करी। Where the seller deliver the less quantity than contracted for, then the buyer may opt any of the ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन कौन से ऑप्शन है उसके पास, बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, और बायर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है और जितनी आई है उतनी रख ले और उतनी के ही पेमेंट कर दे, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, वो रिजेक्ट क्यों करेगा। मान लो उसने गुड्स जो है अपने बच्चों के लिए करी है, ठीक है। तो उसके घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसने जो गुड्स ऑर्डर करा है, वो दोनों बच्चों के लिए करा है। अब गुड्स जो है वो एक के लिए आ गई हैं। अब अगर वो रखेगा तो दूसरा रोएगा, है ना? तो ये सोच के वो दो सारी की सारी भी क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। लेके देनी है तो दोनों को लेके देनी है, ठीक है? तो वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और जितनी आई है उसको उतना ही पे कर सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें आपको क्या बताया गया है, मान लीजिए कि जो बायर है उसने ऑर्डर प्लेस किया 90 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के 90 लीटर्स उसको चाहिए थे, लेकिन जो सेलर है उसने 70 लीटर्स ही डिलीवर किया एट द रेट 50 पर लीटर, ठीक है। तो बायर में रिजेक्ट द गुड्स, बायर चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, बट इफ यू डिसाइड टू एक्सेप्ट द 70 लीटर, अगर उसने 70 लीटर रखने के लिए डिसाइड कर लिया है तो उसको 50 लीटर पर 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से 70 लीटर के जितनी पेमेंट बनती है वो उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी। When the goods delivered by seller are in the larger quantity than contracted for, goods deliver larger quantity, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि जब जो सेलर है ज्यादा गुड्स बेच देता है, जितनी ऑर्डर करी है उससे ज्यादा बेच देता है, तब क्या क्या रेमेडीज हैं बायर के पास। बायर में एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एंड पे फॉर इट एंड रिजेक्ट द एक्सेस क्वांटिटी। जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतनी वो एक्सेप्ट करे, उसके लिए प्राइस पे करे, और बाकी की जो वो रिजेक्ट कर दे, ये उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बायर में रिजेक्ट द होल क्वांटिटी, वो पूरा का पूरा भी क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और बायर में एक्सेप्ट द होल क्वांटिटी एंड पे फॉर इट, ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी की सारी क्वांटिटी को ही एक्सेप्ट कर ले और उसके लिए पे कर दे, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं। पहला, जितना मंगवाया था, जितना ऑर्डर किया था उतना रखे, बाकी रिजेक्ट करे, या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, या ज्यादा ही एक्सेप्ट कर ले, कुछ भी ना रिजेक्ट करे और उसके लिए पे कर दे। तो ये रेमेडीज उसके पास अवेलेबल हैं। तो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, बायर ने ऑर्डर किया 90 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल, बट द बायर डिलीवर 120 लीटर्स, उसको 120 लीटर्स मिले। तो बायर ने क्या किया, 90 लीटर्स को रखा और 30 लीटर्स को रिजेक्ट कर दिया। सेलर ने बायर को स्यू कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। उसने नॉन एक्सेप्टेंस के बेसिस पे क्या कर दिया, बायर के ऊपर स्यू कर दिया सेलर ने। तो हेल्ड दैट द बायर वाज नॉट लायबल एज इट वाज द राइट टू कीप द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द रेस्ट। तो बायर इसके लिए लायबल नहीं है, बायर के ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं बनते हैं, क्योंकि ये उसका राइट है कि जितनी क्वांटिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट में हुई है फाइनल, उतनी वो रखे, बाकी की वो रिजेक्ट कर दे, ये उसके पास राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी ऑफ अ मिक्स्ड क्वांटिटी। आई होप लेस क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी आपको क्लियर होगा।
तो नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ मिक्स्ड क्वांटिटी, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर द गुड्स which he contracted to deliver but mixed with some other quantity other goods of other description, कुछ और चीजें वो बीच में किसी और डिस्क्रिप्शन की ऐड कर दे, तो उस केस में बायर के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। बायर में एक्सेप्ट द गुड्स which are as per description given in the contract or reject the other goods which are not as per description। बायर के पास राइट है, बायर के पास रेमेडी है कि बायर जो है वो उन्हीं गुड्स को एक्सेप्ट करे जो डिस्क्रिप्शन में बताई गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो जिसके बारे में बात हुई थी उसको रखे, और जिसके बारे में बात नहीं हुई थी जो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है उसको वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बायर जो है पूरी की पूरी लॉट को ही रिजेक्ट कर दे। ओके, तो एग्जांपल में क्या है, बायर कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय 35 रेसिंग हॉर्स फ्रॉम द सेलर, द सेलर सेंट 15 कार्ट हॉर्सेस एंड 20 रेस हॉर्सेस। नाउ द बायर में इधर कीप द 20 रेस हॉर्सेस एंड रिजेक्ट द 15 कार्ट हॉर्सेस, और ही में रिजेक्ट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि जो उसको चाहिए वो सिर्फ उतने रखे और बाकी के जो उसको नहीं चाहिए, जो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे के पूरे को ही रिजेक्ट कर दे, ये उसकी चॉइस है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट, सेक्शन 38। कभी कभी अगर जो सेलर है वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करे, where the parties to the contract agree upon mutually that the delivery of goods shall be made through installment, then it should be done so as agreed upon। जैसा लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में वैसा ही तो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअली अगर वो एग्री करते हैं तो वो डिलीवरी कर सकता है पार्ट्स में, डिलीवरी कर सकता है इंस्टॉलमेंट्स में। बट वेयर नथिंग वाज एग्रीड अपॉन डिलीवरी फॉर द डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, जब ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है कि जो गुड्स हैं वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगी बायर को, तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू इंस्टॉलमेंट। तो बायर उसके लिए बाउंड नहीं है कि उसको गुड्स जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में क्या है, अ बायर एग्री टू बाय 25 पार्सल ऑफ एंटीक फर्नीचर टू बी डिलीवर थ्रू अ शिप इन अ फेब्रुअरी मार्च शिपमेंट। 25 पार्सल उसने मंगवाए हैं, सेलर ने क्या किया 15 पार्सल शिफ्ट कर दिए इन द मार्च, और 10 पार्सल जो है वो उसने अप्रैल में भेजे। दो बायर जो है वो इंटायर 25 पार्सल जो है उसने भेजे उसको रिजेक्ट कर सकता है, और सेलर ने उसको क्या कर दिया, स्यू कर दिया फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए सेलर ने क्या कर दिया, स्यू कर दिया। हेल्ड द बायर कुड रिजेक्ट द इंटायर लॉट एज इट वाज नेवर एग्रीड अपॉन टू डिलीवरी पार्सल थ्रू द इंस्टॉलमेंट। ऐसा कभी एग्री हुआ ही नहीं था कि जो गुड्स हैं वो एज अ इंस्टॉलमेंट थ्रू इंस्टॉलमेंट भेजी जाए, उसको सारी की सारी एक टाइम पे चाहिए तो वो रिजेक्ट कर सकता है इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं 11। बाकी के भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे बात कर लेते हैं उसमें क्या आते हैं, डिलीवरी थ्रू द इंस्टॉलमेंट। इसी के साथ है थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला क्या था, जब म्यूचुअली एग्री किया है तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे में क्या था कि जब कुछ भी मेंशन नहीं है, कैसे एग्री हुआ है कि इंस्टॉलमेंट में भेजना नहीं भेजना, कुछ भी मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बायर उसके लिए बाउंड नहीं होगा कि वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट टू बी सेपरेटली पेड फॉर। The parties may have agreed upon that the goods shall be delivered by installment and each installment shall be separately paid for। Parties ने ये एग्री किया है कि जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवर होगी और जो पेमेंट होगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी वैसे वैसे पेमेंट होगी। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से एग्री हुआ है। In such a situation where the seller commits breach by not delivering one of the installment
or by making the defective delivery, or buyer may commit breach in accepting the installment, the remedy available to the aggrieved party shall depend upon the two factors. देखो क्या कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर बायर जो है वो क्या करता है, ब्रीच करता है कि उसने जैसे 4 इंस्टॉलमेंट में पूरा हुआ था, एग्री की 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, उसने 2 दे दी, तीसरी उसने क्या कर दी, ब्रीच कर दी, उसने नहीं दी, या उसने डिफेक्टिव डिलीवरी दी है बायर को, तो उस टाइम पे जो बायर है वो हमारी एग्राइव्ड पार्टी है, वो सफरर पार्टी है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर यही चीज बायर करता है, उसने इंस्टॉलमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस के केस में, तो फिर उसके बाद सेलर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो ये दो पार्टी, जो दोनों में से जोन सी पार्टी सफर करेगी, जो एग्राइव्ड पार्टी होगी, उनके पास दो रेमेडीज अवेलेबल है। कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन ऑफ ब्रीच कमिटेड एज टू द होल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द ब्रीच। तो फर्स्ट ऑप्शन, रिपीटेड द होल कॉन्ट्रैक्ट। रिपीटेड द होल कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देना। Where it appears that the breach committed is in a substantial quantity proportion as to the whole contract, and it also appears that defaulting party may commit breach repetitively, then the aggrieved party can repudiate the whole contract। अगर ऐसा, देखो क्या कह रहे हैं कि अगर ब्रीच होती है, किसी भी पार्टी से ब्रीच होती है क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन के लिए, जो कि पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, या एक पार्टी बार बार ऐसा कर रही है, रिपीटेटिवली ऐसा कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो उस केस में जो एग्राइव्ड पार्टी होगी वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेड द रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट ओनली। जिस इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम हुई है, जिस इंस्टॉलमेंट में ब्रीच हुई है, सिर्फ उसी इंस्टॉलमेंट को क्या करना, ब्रीच करना। वेयर इट अपीयर्स दैट द ब्रीच कमिटेड इज अ सेवरेबल वन। सेवरेबल वन मतलब सेपरेट फ्रॉम द होल कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाले पॉइंट में क्या था कि जब आपका जो कुछ प्रपोर्शन है वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो सकता है। अगर सेकेंड पॉइंट में क्या है कि अगर हम इसको ब्रीच को, जो ब्रीच हुई है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, उसका पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, तो उस केस में वो सिर्फ वो पार्ट ही क्या कर सकते हैं, रिपीड्यूट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, वेयर इट अपीयर्स अ ब्रीच कमिटेड इज अ सेवरेबल वन, मतलब सेपरेटेबल वन है, तो and separatable from the whole contract, and the failure to perform the contract shall not affect the performance of the whole contract। अगर इंस्टॉलमेंट एक जो है वो परफॉर्म करने में फेलियर हो गया है, तो उसके कारण पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं होगा, तो उस केस में जो एग्राइव्ड पार्टी है वो सिर्फ उस पार्ट को ही कैंसिल कर सकती है। ओके, ऑप्शन 1 क्या है कि जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका इफेक्ट हो रहा है तो आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। जब आप एक इंस्टॉलमेंट को सेपरेट कर सकते हो, सेवरेबल वन मान सकते हो, तो उस टाइम पे आप उसी पार्ट को ही क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो आपके पास एग्जाम्पल में केस स्टडी बताई गई है, तो केस स्टडी में क्या बताया गया आपको, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, सप्लाई ऑफ 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ अ सर्टेन वैरायटी। 500 बेल्स ऑफ कॉटन मंगवाए थे बायर ने, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 बेल्स की थी जो वो सप्लाई कर दी सेलर ने, और बायर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, बट बायर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। Buyer rejected the second installment of 50 bales as they were adulterated with the waste cotton mix। तो
जो सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने भेजी, जो वेस्ट कॉटन मिक्स था, इंफीरियर क्वालिटी की कॉटन थी, उसके साथ मिक्स की हुई थी, वो जो सेलर को नहीं भेजनी चाहिए थी, इंफीरियर क्वालिटी की उसने मिक्स करके भेज दी। तो उसने बायर ने क्या किया, सेलर को कहा कि वो फर्दर सप्लाई ना करे गुड्स की, ठीक है। तो उसने ऐसा बोल दिया। इट वॉज हेल्ड दैट, रिजल्ट क्या हुआ था केस का, द बायर वॉज जस्टिफाइड इन रिपीडिटिंग द होल कॉन्ट्रैक्ट। बायर ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज किया, उसने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। मोर ओवर द सेलर वर नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी डैमेजेस। सेलर कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, एज दे डिडंट टेंडर एनी फर्दर इंस्टॉलमेंट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में उसने कोई फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं प्रोवाइड की है, बट एग्री टू रिपीडिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द बायर। पर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा है बायर ने, उसके लिए एग्री कर दिया कि ठीक है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा एज पर बायर डिमांड, ठीक है। तो ये आपकी केस स्टडी थी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 39, पॉइंट नंबर 12, डिलीवरी टू द कैरियर और अ वॉफ फिंगर। वॉफ क्या होता है, इज एन एरिया यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स इन द शिप। शिप में गुड्स को लोड करने और अनलोड करने में जो एरिया यूज होता है उसको वॉफ बोलते हैं। तो जो वॉफ का उस एरिया का ऑनर होगा, जो कीपर होगा, वो होगा वॉफ फिंगर। ओके। When the goods are delivered by the seller to the carrier or hub finger of the buyer, the rules contained in section 39 are used, which are as follow. तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, डिलीवरी टू द कैरियर इज डिलीवरी टू द बायर। जब जो डिलीवरी है गुड्स की कैरियर को कर दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि जो डिलीवरी है वो बायर को ही हुई है, इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट माना जाता है। जस्ट अ वेट, इक्विवेलेंट टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। Therefore, once the goods have been delivered to the carrier, the property in goods passes to the buyer, and in case suffer some loss, then the buyer shall be liable. अगर इस केस इन बिटवीन कुछ भी लॉस होता है तो वो लॉस किसका होगा? वो बायर का होगा, ठीक है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर मस्ट है। When the seller deliver the goods to the carrier, he must form a contract. कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करे, किस लिए? फॉर द सेफ्टी ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स टू द बायर विद द कैरियर ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। Such a contract is essential so as to save the seller from any loss that may occur to the goods when the goods were in the custody of the carrier. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जरूरी है सेलर की सेफ्टी के लिए, सेलर को बचाने के लिए, जब तक गुड्स कैरियर के पास रहती हैं। अगर उस केस में उस टाइम पीरियड के बीच में कुछ भी नुकसान होता है तो बायर का नुकसान हो, सेलर का नुकसान ना हो। इन अदर वर्ड्स, where the seller deliver the goods to the carrier without making the contract, अगर वो बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए कर देता है, for the safe delivery of goods to the buyer with the carrier, the goods suffer any loss, then the buyer cannot held liable for such a loss. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो बायर उसके बाद अगर कुछ भी नुकसान होता है तो लाइबल नहीं होगा, वो नुकसान बायर का नहीं होगा, वो किसका होगा? सेलर का होगा। In such a situation, buyer may decline to treat the delivery of goods to the carrier as delivery to himself. इस सिचुएशन में जो बायर है वो डिक्लाइन कर सकता है ऐसा मानने के लिए कि अगर सेलर ने गुड्स जो है कैरियर को डिलीवर कर दी है तो वो मानेगा कि उसने गुड्स मुझे दे दी है, मुझे दे दी मतलब बायर को दे दी है, तो वो मना कर सकता है। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। सेलर जो है अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी गुड्स को बायर तक पहुंचाने के लिए कैरियर के साथ जो है गुड्स, जिसने गुड्स को लेके जाना है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है रास्ते में कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान किसका होगा? वो बायर का होगा।
अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो नुकसान किसका होगा? सेलर का होगा। सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 ये कहता है आपको। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी थ्रो सी रूट। Section 39 subsection 3, where the goods are sent by seller to the buyer through the sea transit, then it is the duty of the seller to intimate the buyer that the goods need insurance. अगर ये बाय सी आ रही है तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स के इंश्योरेंस के बारे में बायर को सजेस्ट करे, बायर को इंटीमेट करे, बायर को बताए। अगर सेलर फेल हो जाता है बताने के लिए और गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान किसका होगा? वो सेलर का होगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। ये उसकी ड्यूटी बनती है बायर को बताने के लिए कि गुड्स को इंश्योरेंस की नीड है। ओके, अगर नहीं बताता, फेल हो जाता बताने में, तो नुकसान किसका होगा? सेलर का होगा, बायर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 40, डिलीवरी एट द डिस्टेंस प्लेस। If the seller at his own risk agrees to deliver the goods at a place other than where they are at the time of the contract, अगर जो है अब सेलर अपने रिस्क पे एग्री कर जाता है गुड्स को कहीं और पहुंचाने के लिए, उस जगह पे नहीं पहुंचा रहा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम वाली जगह पे नहीं पहुंचा रहा, अगर वो अपने रिस्क पे पहुंचा रहा है एंड द गुड्स आर डिटोरिएट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, अगर रास्ते में गुड्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं, then in such a situation the loss of deterioration of goods during the transit shall be borne by the buyer. Therefore, deterioration of goods that happens during the transit period is the responsibility of buyer as per law. अगर रास्ते में गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो बायर की होगी एज पर लॉ। गुड्स डिलीवर टू द डिस्टेंस प्लेस ऑन द रिक्वेस्ट बाय द बायर। बायर ने रिक्वेस्ट करी थी कि गुड्स को जो है वो डिस्टेंस प्लेस पे डिलीवर किया जाए, ठीक है। अदरवाइज तो रूल के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, जो प्लेस बताया गया, जिस टाइम पे जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी पे पहुंचानी है। अगर सेलर जो है बायर के कहने पे पहुंचा भी देता है, रास्ते में चीजों का कुछ नुकसान होता है, तो वो किसका होगा? वो बायर का होगा, सेलर का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स, सेक्शन 40 के अंदर ही आती है। वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल एंड द डिलीवर टू द डिस्टेंस प्लेस देन दे मस्ट बी मर्केंटाइबल। मर्केंटाइबल मतलब फिट फॉर कंजम्पशन गुड्स बोथ एट द टाइम व्हेन दे वर डिस्पैच्ड बाय द सेलर और ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड ऑल्सो। तो ये सेलर की एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अच्छी गुड्स को ही प्रोवाइड करे, सही गुड्स को ही प्रोवाइड करे, जो कि जब तक बायर को गुड्स मिलनी है, मिलने टाइम तक वो कंज्यूमेबल हो, फिट फॉर कंजम्पशन हो। वो ऐसी गुड्स नहीं होनी चाहिए जिसका एक्सपायरी पीरियड बहुत जल्द ही आने वाला है, वो पेरिशेबल नेचर पहले ही है, रास्ते में और ज्यादा खराब हो गई, तो बायर को तो नुकसान होगा ही होगा। तो ये नुकसान बायर क्यों उठाएगा जब उसको गुड्स ही सही नहीं भेजी गई हैं? तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को सही ही भेजे, मर्केंटाइबल वाली भेजे, फिट फॉर कंजम्पशन वाली भेजे, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन, सेक्शन 41। डिलीवरी ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन में आपको क्या बताया गया है कि सेक्शन 41 क्या कहता है? बायर इज बीइंग गिवन द राइट टू एग्जामिन द गुड्स प्रॉपर्ली बिफोर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले बायर के पास ये राइट है कि वो गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करे। Unless he is given an opportunity to examine the goods before taking the delivery of goods, अगर वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी जाती तो वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। He shall not accept the goods. ओके, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। Where the buyer takes the delivery of the goods, even then he is not said to have accepted the goods unless he is given an opportunity to examine the goods. अगर बायर ने गुड्स की डिलीवरी जो है वो ले ली है, तभी भी वो कह सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसे मौका नहीं दिया जाएगा कि वो गुड्स को अच्छे से देख ले, एग्जामिन कर ले। बट अगर बायर ने अपॉर्चुनिटी ली है या
सेलर ने अपॉर्चुनिटी उसको दी है कि वो अच्छे से एग्जामिन कर ले गुड्स को, बट लेटर द गुड्स आर फाउंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में पता चलता है कि गुड्स जो हैं वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस केस में सेलर नॉट स्टैंड लाइबल, सेलर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि सेलर ने अपनी ओर से उसको क्या क्या दे दी थी, अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि वो गुड्स को अच्छे से देख ले, जांच पड़ताल उसकी कर ले। अगर वो कर लेता है, उसके बावजूद उसको कुछ भी फॉल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा, बायर ही लाइबल होगा। ये वाले टॉपिक हम पहले वाले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वहां से क्लियर होगा और यहाँ पे भी क्लियर होगा। तो आगे बात कर रहे हैं सेक्शन 42 के बारे में। एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑन डिलीवरी। बायर इज सेड टू हैव एक्सेप्टेड गुड्स। बायर को कब माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है? When the buyer intimates expressly that he accepted the goods, जब वो बताएगा एक्सप्रेसली कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। बायर डज समथिंग, बायर कुछ ऐसा कर दे जिससे लगे कि उसने गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और बायर रिटेन्स अ गुड्स एंड डज नॉट रिजेक्ट और रिटर्न देम। अगर बायर जो गुड्स हैं वो अपने पास रख लेता है और उसको रिजेक्ट नहीं करता है, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि उसने डिलीवरी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बायर ने एक न्यू कार परचेज करी है जो कि 140 माइल्स चलती है एंड ड्रॉव इट फॉर 140 माइल्स। द कार वाज विद हिम सिंस 3 वीक्स। तो उसके पास 3 हफ्तों से कार है। बिफोर इट ब्रोक ऑफ ड्यू टू द सीज्यूर ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट, it was held that the buyer had a reasonable time to examine the car and try out the car। 3 हफ्ते से कार उसके पास थी, तो उसके पास रीजनेबल टाइम था कि वो कार को अच्छे से एग्जामिन करे, उसको ट्राई करे। नाउ द कार ब्रोक ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के बाद जो कार है वो ब्रोक ऑफ हो चुकी है, तो बायर जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है कार को एंड देयरफॉर ही कैन नॉट रिजेक्ट इट। अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, टाइम पीरियड निकल गया ना, टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, उसने अपने पास रिटेन करके रखा, रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में माना जाएगा कि उसने जो है डिलीवरी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर बाउंड नहीं है कि वो रिटर्न करे रिजेक्टेड गुड्स को। जब उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है, ही मस्ट इंटीमेट अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द गुड्स टू द सेलर। वो सेलर को बता देगा कि मैंने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है। ये बायर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने खर्चे पर सेलर को गुड्स वापस भेजे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेलर। ये सेलर की ड्यूटी है कि वो रिजेक्टेड गुड्स को लेके जाए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, जब आप ऑनलाइन गुड्स को मंगवाते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कितने सारे हैं हमारे एप्लीकेशन हैं, ऑनलाइन स्टोर्स एप्लीकेशन हैं। तो आप अगर उससे शॉपिंग करते हो, आपको गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है, ठीक है, या आपको बेटर ऑप्शन अवेलेबल मिल रही है, कम प्राइस पे गुड्स, सेम गुड्स मिल रही हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट करके आप उसको खुद तो कोरियर करवाने नहीं जाते ना सेलर के एड्रेस पे, सेलर खुद उन चीजों को अपने पास मंगवाएगा। ये बायर की ड्यूटी नहीं है, ये सेलर की ड्यूटी है। बायर बाउंड नहीं है इसके लिए, सेलर बाउंड है कि वो अपने गुड्स को खुद ही मंगवा ले अपने खर्चे पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 44, लाइबिलिटी ऑफ अ बायर फॉर रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी। लाइबिलिटी कहाँ पे बनती है बायर की, रिजेक्ट करने की, रिफ्यूज करने की? वेयर द प्रॉपर्टी गुड्स, मतलब ऑनरशिप राइट, हैड पास टू द बायर। जब ऑनरशिप राइट जो है बायर को मिल चुके हैं और बायर मस्ट हैव एक्सेप्टेड द गुड्स एंड नाउ द सेलर ऑफर्स टू डिलीवर द गुड्स बट बायर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी, then buyer shall liable to the seller for any loss due to his refusal to take the delivery of goods। buyer liable होगा to the seller for any loss अगर वो रिफ्यूज करता है डिलीवरी को लेने के लिए, ठीक है, तो वो बायर की लाइबिलिटी होगी। ओके,
आई होप ये आपको सारा क्लियर होगा, रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है आज की क्लास में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एज पर पीयू सिलेबस, जो कि आपको सिलेबस में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और क्लासेस को शेयर भी कीजिए, सो दैट किसी और का भी बेनिफिट हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।